हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कॉलेज शिक्षा निर्देशालय राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा ज्ञान सुधा द सक्सेस साथी के नाम से एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एक चैनल बनाया गया है, जिसमें सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न टॉपिक पर हम बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न विशेषताएं बताई थी। उस वीडियो में मैंने लगभग 12-13 विशेषताओं को डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि वीडियो लंबा न हो, इसके लिए मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बाकी विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। उसी क्रम में हम आज के इस वीडियो में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ विशेषताएं हमने चर्चा कर ली थी कि कृषि की क्या स्थिति है, प्रति व्यक्ति आय की क्या स्थिति है, भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण का क्या है, इसके अलावा आर्थिक असमानता की क्या स्थिति है, उसके बारे में हमने कुछ चर्चा करी थी। उसी क्रम में देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषता के रूप में हमारे यहाँ यातायात व संचार के साधनों का अभाव है। ये मैंने टॉपिक लिखा है 14 नंबर पर। देखिए, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से करें तो अगर हम रेल मार्ग की बात करें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे तो 36 किलोमीटर रेल मार्ग है। अमेरिका में ये 12 किलोमीटर रेल मार्ग है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे पास केवल 4 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में केवल 4 किलोमीटर ही रेल मार्ग की है। इसी प्रकार से अगर सड़कों की बात करें तो अमेरिका में औसत सड़कों की जो लंबाई है वो 1100 किलोमीटर है। अगर हम जापान जाएं तो वहां पर इसी प्रकार से जापान में लगभग 400 किलोमीटर है, ब्रिटेन में लगभग 300 किलोमीटर है। पर अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ 130 किलोमीटर के आसपास है। वो भी पिछले 10 साल में हमने रोड नेटवर्क पे काफी कार्य किया है, उसके तहत हमारे यहाँ थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। इसी प्रकार से संचार के साधनों में भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे यहाँ 5G अब आया है, जबकि विकसित राष्ट्रों में 5G आज के 10 साल पहले से ही कार्य कर रहा था। वहां के इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज होती है। वहां 1 सेकंड के लिए भी अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वहां पर इंटरनेट के माध्यम से चलती है। परंतु आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परिवहन व संचार के साधनों का अभाव है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां सुबह से शाम तक एक ही बस जाती है, एक ही बस आती है। वो बस अगर आपकी मिस हो गई या लास्ट बस जब निकल रही थी वो मिस हो गई तो आपको वहां पर शहर के बस स्टैंड पर ही आपको या किसी धर्मशाला में आपको रुकना पड़ेगा। बहुत गंभीर स्थिति है। इसी प्रकार से बहुत सारे गाँव में अब तक बिजली नहीं पहुंची है, तो वहां पर हम मोबाइल फोन की क्या बात करें। कई जगह हमारे पास मोबाइल फोन अवेलेबल है पर वहां टावर और नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ यातायात और परिवहन व संचार के साधनों का इतना विकास नहीं हुआ है। विशेष रूप से अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहां परिवहन व संचार के साधनों का विकास हुआ है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी परिवहन व संचार के साधनों की बहुत अधिक कमी है। ग्रामीण जन इससे बहुत परेशान होते हैं। आप उदयपुर के आसपास कोटड़ा साइड में जाएं, एक जेब में, जिसमें सरकार के द्वारा निर्धारित सवारियां 8 बैठ सकती है कमांडर जेब में, वहां 40-40 सवारियां तक जाती है। सामान्य रूप से जो बस है वो अगर बस 38 सीटर है और उन बसों में आप सवारियां गिनेंगे तो 138 से कम नहीं निकलेगी। बड़ी विकट स्थिति परिवहन व संचार के साधनों की है। प्राय हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसीलिए मोटरसाइकिल रखते हैं और उसी से शहर पर आना जाना करते हैं। पर बहुत सारे हमारे यहाँ रोड पर एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में परिवहन व संचार के साधनों का उतना विकास नहीं हुआ जितना कि विकसित राष्ट्रों के अंदर हुआ है। इसी प्रकार से देखिए, हमारे यहाँ नियोजित व मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विश्व के जो विकसित राष्ट्र है उन्होंने स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को, या हम बोल सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है, जिसमें सरकार का आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। जबकि कुछ समाजवादी राष्ट्रों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसमें सारे आर्थिक संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है और सरकार के द्वारा ही किसको कितना वेतन दिया जाना है, क्या सुविधा दी जानी है,
कौन सा आवास दिया जाना है वो सारा का सारा डिसाइड किया जाता है। जब भारत आजाद हुआ था उस समय पूरा विश्व दो गुट में बटा हुआ था। एक अमेरिका, एक जो था वो निजी, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। एक दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक गुट था जिसको पूर्व यूएसएसआर के द्वारा संचालित किया जाता था। नेहरू जी पर दोनों ही जो गुट थे उनका दबाव था कि वह उनमें शामिल हो। तो नेहरू जी ने बोला कि हम तो अविकसित राष्ट्र है या विकासशील राष्ट्र है, तो हमको तो दोनों से ही सहयोग प्राप्त करना है। तब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का फार्मूला अपनाया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। आप अमेरिका में जाएंगे तो सारे स्कूल और कॉलेज प्राइवेट आपको मिलेंगे, आप रशिया में जाएंगे तो सारे स्कूल और कॉलेज आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेंगे। पर भारत एक ऐसी जगह है जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी अच्छे गुणों को लिया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी अच्छे गुणों को लिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ देखिए सरकारी क्षेत्र में भी कॉलेज है, प्राइवेट सेक्टर में भी कॉलेज है, सरकारी सेक्टर में भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट सेक्टर में भी हॉस्पिटल है, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल है तो प्राइवेट सेक्टर में आपका एयरटेल और जियो है, सरकारी राजस्थान रोडवेज यातायात का साधन है, रेल सरकारी है। इसी प्रकार से प्राइवेट ऑपरेटर्स और प्राइवेट वीडियो कोचेज बसेस चलती है, प्राइवेट टैक्सीज चलती है। यानी हमारे यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, इसको जो कि हम बोलते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी हमारे यहाँ सरकारी भी है, कुछ सेक्टर में सरकार है, कुछ सेक्टर में निजी सेक्टर है और कुछ सेक्टर में दोनों का सह अस्तित्व है। किराने की दुकानों में सामान्य रूप से सरकार की दुकानें कम मिलती है, निजी सेक्टर ज्यादा मिलता है। आप पंचर की दुकान देखेंगे तो सरकार की कोई पंचर की दुकान नहीं मिलेगी, वहां प्योरली निजी सेक्टर है। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ प्योरली गवर्नमेंट सेक्टर ही है। आप रेल चलाना चाहेंगे तो आप अपनी रेल नहीं चला सकते क्योंकि पूरी तरह से वो गवर्नमेंट सेक्टर है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ सरकारी सेक्टर भी है और निजी सेक्टर भी है। अगली बात देखिए, हमारे यहाँ विकासशील राष्ट्र होने की वजह से बाजार अपूर्ण है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ प्रोडक्शन है तो उनकी मांग नहीं है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ मांग ज्यादा है पर प्रोडक्शन नहीं है। यानी बाजार अविकसित राष्ट्रों में प्रॉब्लम ये होती है कि बाजार अपूर्ण होते हैं, यानी कहीं मांग और पूर्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि मांग एवं पूर्ति में संतुलन नहीं होता है, कहीं मांग ज्यादा होती है पूर्ति कम होती है, कहीं मांग कम होती है और पूर्ति ज्यादा होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सरकार को राशन के माध्यम से उस प्रोडक्ट को देना पड़ता है। हम पूर्व में देखते थे किसी समय रसोई गैस, हमारे यहाँ उस रसोई गैस की डिमांड ज्यादा होती थी, सप्लाई कम होती थी, तो आपको सिलेंडर लेने के लिए 15-15 दिन का आपको वेट करना पड़ता था। इसका मतलब उस समय क्या कि बाजार की अपूर्णता थी। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, आप कार लेने जाएंगे तो अगर कोई मॉडल बहुत ज्यादा बिक रहा है तो उसके लिए हो सकता है आपको 2-3 महीने का वेट करना पड़े। इसका मतलब वहां मांग अपूर्ण है। तो विकासशील राष्ट्रों की एक और प्रॉब्लम होती है कि यहाँ के बाजार पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं और लोगों में विशिष्टीकरण नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, टीचर कॉलेज स्कूल में जाकर पढ़ाता है, घर आकर वो खेती भी करता है, यानी वो टीचिंग का काम भी कर रहा है और खेती का काम भी कर रहा है। और अगर उसके घर का दरवाजा कहीं खराब हो गया तो उसको वो ठीक करने का काम कर रहा है, तो कारपेंटरी का काम भी कर रहा है। फिर उसको लगा कि पानी के मटके में छेद हो गया तो उसमें वो लाख भरने का काम कर रहा है, वो पोर्टर का काम भी कर रहा है। कहने का तात्पर्य कि हमारे यहाँ श्रम विशिष्टीकरण नहीं है, इसी वजह से बाजार की अपूर्णताएं हैं। कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, वो बिक नहीं पाती है, कुछ वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होती है, उतनी उनकी सप्लाई नहीं हो पाती है। इसके अलावा देखिए, हमारे यहाँ संपन्नता में गरीबी है। भारत के लिए कहा जाता है कि भारत बहुत संपन्न राष्ट्र है पर यहाँ की जनसंख्या गरीब है। कहने का तात्पर्य अगर हम देखें, प्राकृतिक स्थिति को देखें, हमारे यहाँ जो खनिज संसाधन अवेलेबल है उसको देखें, हमारे यहाँ जो वन संसाधन है उनको अवेलेबल देखें, हमारे यहाँ मिट्टी की उपजाऊपन को देखें, तो भारत एक संपन्न राष्ट्र है। पूर्व में भी ये भारत बहुत सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी अगर प्रकृति ने जो हमको दिया है उस दृष्टि से हम बहुत ही संपन्न है। हमारे यहाँ यूरेनियम निकलता है, बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ है जो केवल भारत में ही निकलते हैं, बहुत सारे खनिज
का निर्यात हमारे द्वारा किया जाता है। तो इस दृष्टि से भारत एक संपन्न राष्ट्र है, यानी कहें तो प्रकृति ने देश को बहुत कुछ दिया है। पर अगर हम यहाँ की जनसंख्या को देखें, यहाँ के लोगों को देखें, तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। पूरे पॉपुलेशन का लगभग 29 से 30% भाग तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, जो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता है। उनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान भी अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में एक संपन्न राष्ट्र है, पर यहाँ की जो जनता है वो गरीब है। अधिकांश जनता है वो एक नॉर्मल सा जीवन यापन कर रही है। भारत में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे आर्थिक संसाधन है, अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है, पैसा खर्च करने के लिए। बाकी जो बड़ जनसंख्या का एक बड़ा भाग है वो तंगहाली में जीवन यापन कर रहा है, गरीबी में जीवन यापन कर रहा है, जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता है। इसके अलावा देखिए, हमारे यहाँ क्षेत्रीय विषमताएं भी विद्यमान है। क्षेत्रीय विषमताओं का मतलब है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ संपन्नता है। आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में किसानों के पास, हर किसान के पास अपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, हर किसान के पास अपना थ्रेसर है, अपना ट्रैक्टर है, अच्छा पंप सेट लग रखा है सिंचाई करने के लिए, और वो आर्थिक रूप से संपन्न है, अच्छी उसके पास कार होगी। आप चंडीगढ़ जाएंगे तो बहुत सारी आपको ओडी कार दिखेगी, क्योंकि वहां पर जो जमीन है बहुत उपजाऊ है और वहां की 90% जमीन ऐसी है जो सिंचित जमीन है। तो वहां पर इस वजह से वहां पर संपन्नता है। आप महाराष्ट्र जाएंगे तो औद्योगिक विकास वहां बहुत अच्छा हुआ है। गुजरात का औद्योगिक विकास है, आपका तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है। इन राज्यों का औद्योगिक विकास अच्छा हुआ है, तो वहां पर संपन्नता है। पर कुछ राज्य देश में ही ऐसे हैं जो गरीबी और तंगहाली में है, वहां की जनसंख्या बहुत निम्न स्तर पर है। आप उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बहुत गरीबी, जनसंख्या में बहुत गरीबी है, आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि क्षेत्रीय विषमता भी है। भारत में कुछ राज्य बहुत आर्थिक रूप से विकसित है और कुछ राज्य आर्थिक रूप से बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है। बीमारू राज्य में जैसे बिहार को शामिल किया जाता है, राजस्थान को शामिल किया जाता है, मध्य प्रदेश को शामिल किया जाता है, उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है। तो यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि देश में क्षेत्रीय विषमता भी काफी मात्रा में है। इसके अलावा देखिए, हमारे यहाँ मुद्रास्फीति भी बहुत अधिक मात्रा में है। अगर हम 1951 से लेकर 1983 तक 30 साल का डाटा हम देखें तो लगभग कीमतें 22 गुना बढ़ गई है। इतनी ज्यादा हमारे यहाँ मुद्रास्फीति है कि लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है। हमारे जो दादाजी वगैरह कहते थे कि हम लोग तो बहुत कम पैसा कमाते थे, तब भी अच्छा जीवन यापन करते थे, उनकी तनख्वाह 50 रुपए हुआ करती थी, 100 रुपए हुआ करती थी, पर 6-7 बच्चों का वो अच्छे से लालन पालन कर लेते थे, सबको पढ़ा लेते थे। आज हम लोग 1-1 लाख रुपए तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं, उसके बावजूद 2 बच्चों को हम अच्छे स्कूल में या अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रवेश नहीं दिलवा पाते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम एक को अच्छा दिला देते हैं तो दूसरे के लिए हमको सोचना पड़ता है कि इसका हम कैसे करें, क्या लें, कहीं कर्जा लें, एजुकेशन लोन लें। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, हमारी मौद्रिक आय बढ़ी, पर मौद्रिक आय बढ़ने से ज्यादा मुद्रास्फीति की दर बढ़ी। मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतों में होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, मुद्रास्फीति अगर आप देखिए, अभी जून 2020 की बात करें तो हमारे यहाँ कोरोना काल था, इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां सीमित मात्रा में हुई। इस कारण से यहाँ मूल्यों में 0.58% की गिरावट हुई है। बाकी अगर 2019 में देखें तो जुलाई माह में वहां 1.19% कीमतें बढ़ी थी। यानी कीमतें हमारे यहाँ लगातार सतत ऊपर की ओर बढ़ रही है, और कीमतें बढ़ने की वजह से जितनी हमारे श्रमिकों को मौद्रिक मजदूरी बढ़ाकर हम देते हैं, उससे ज्यादा कीमतें बढ़ जाती है। इस कारण उनका रहन सहन का स्तर पहले की तुलना में कमजोर होता चला जा रहा है। यानी जो कीमत, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ कीमतें लगातार बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के वजह से मांग तेजी से वृद्धि हो रही है, और मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ रही है।
मूल रूप से मुद्रास्फीति के दो कारण होते हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो सामान्य रूप से हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ने के कारण सभी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है, औद्योगिक उत्पादनों की मांग बढ़ रही है, कपड़ों की मांग बढ़ रही है, जूतों की मांग बढ़ रही है। तो मांग बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ रही है। दूसरी चीज, सरकार कई प्रकार के श्रम कानून लेके आई है, श्रमिकों की मांग, श्रम संगठन है, उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही है, कच्चे माल का मूल्य बढ़ रहा है, तो लागतें भी बढ़ रही है। वस्तुओं की लागतें बढ़ने की वजह से भी कीमतें बढ़ रही है। तो मुद्रास्फीति भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से है, अर्थात यहाँ पर लगातार मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा अगर हम 1951 से विदेश व्यापार, पहले हम समझेंगे कि विदेश व्यापार किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से आयात व निर्यात, किसी देश का एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है उसको विदेश व्यापार की संज्ञा दी जाती है। तो अगर हम विदेश व्यापार की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से ही हमारा विदेश व्यापार हमारे विपक्ष में रहा है, अर्थात हमने लगातार आयात को ज्यादा किया है और निर्यात को कम किया है। अब आयात हम ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा जो गेप है उस गेप को भरने के लिए, मान लीजिए हमने 20,000 करोड़ का तो आयात किया और 10,000 करोड़ का ही निर्यात किया, तो बाकी 10,000 करोड़ हम कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि व्यापार संतुलन तो संतुलन में होता है। तो ऐसी स्थिति में बाकी 10,000 करोड़ का हमको विदेशों से कर्ज लेना पड़ता है। तो 1951 से ही अगर हम लगातार देखें तो कोई एक आध वर्ष ऐसा रहा है जब विदेश व्यापार हमारे पक्ष में रहा हो, बाकी लगातार विदेश व्यापार हमारे विपक्ष में रहा है, यानी हमारा हमेशा आयात ज्यादा रहा है और निर्यात कम रहा है। मेरे को यहाँ कहना होगा कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण अगर हमारे को खाद्य तेल कम पड़ गया तो हमको आयात करना पड़ेगा, खाद्यान्न हमको कम पड़ गया तो आयात करना पड़ेगा, कपड़े का हमारे यहाँ उत्पादन कम हुआ तो हमको आयात करना पड़ेगा, जूतों का उत्पादन हमारे यहाँ कम हुआ तो हमको आयात करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है, खाद्यान्न, जीवन की आवश्यक वस्तुएं, दवाइयां। इसके अलावा हम लोग औद्योगिक विकास करना चाहते हैं तो हमको मशीनरी आयात करनी पड़ती है, कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल हमको आयात करना पड़ता है, कुछ उद्योग हमारे विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए, वो पूरी तरह से, खिलौना उद्योग हमारा नष्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हमारा पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर है, तो उन सब वस्तुओं को हमारी पॉपुलेशन को हमको देने के लिए उनको आयात करना पड़ता है। तो लगातार हमारा जो विदेशी व्यापार है वो लगातार विपक्ष में रहा है। आप देखिए, अगर हम बात करें तो 2019 की हम बात करें तो हमारा विदेशी व्यापार रहा 182.13 अरब रुपए का रहा और इसमें लगभग 19.32% हमारा नेगेटिव रहा। 2021 में हमारा जो विदेशी व्यापार है वो उसमें 57.5 अरब रुपए का हमको नुकसान हुआ है, यानी 57.5 अरब रुपए का हमने आयात ज्यादा किया है, निर्यात कम किया है। ये कोरोना काल का डाटा है, मार्च 2021 का डाटा है। अगर मार्च 2020 की बात मैं करता हूं तो उस समय हमारा जो विदेशी व्यापार में असंतुलन था वो था 125.9 अरब डॉलर का हमारे यहाँ रहा है। तो ये भी एक हमारे सामने अतिरिक्त आप देखिए, यानी विदेश व्यापार हमारा लगातार नेगेटिव रहा है। इसके अलावा देखिए, भारत के अधिकांश लोगों का जीवन स्तर भी हम बात करें तो बहुत निम्न स्तर का है। जनसंख्या के लगभग 1/3 भाग को पक्के मकान अवेलेबल नहीं है, अच्छा खाने के लिए पौष्टिक भोजन अवेलेबल नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। तो हमारे जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग निम्न जीवन स्तर यापन करता है। आप ग्रामीण सेक्टर में देखेंगे तो ग्रामीण सेक्टर में रहने वाले लोगों के लिए दोपहिया वाहन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और अगर दोपहिया वाहन भी वो खरीद पाते हैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। वहां का लोगों का जीवन स्तर बहुत कमजोर है। अधिकांश जो गरीब जनसंख्या है वो कच्चे मकानों में रह रही है। आप शहरों में जाएंगे तो बहुत सारे लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो कि गरीब जनसंख्या का भाग है। आप मुंबई की बात करते हैं, अभी कोरोना बहुत फैला तो हम बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी कच्ची बस्ती है, गंदी बस्ती है, उसके अंदर कोरोना फैल गया, जिसको धारवी बुक के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति निम्न जीवन स्तर की हमारे यहाँ हर सिटी में है। कहीं पर भी जाएंगे तो आपको लोग मिल जाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। इसके अलावा एक और बात हम करेंगे, हमारे यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भी है।
इस वजह से भी सरकार कोई आर्थिक गतिविधियों में बहुत टाइट डिसीजन नहीं ले पाती है। हमारे यहाँ कोई सरकार 13 दिन में गिर जाती है, कोई 13 महीने में गिर जाती है, कोई सरकार 1 दिन में भी गिर जाती है। सांसदों और जो विधायक हैं वो हमारे यहाँ दल बदल कर लेते हैं। उस राजनीतिक अस्थिरता के कारण से जो सरकारें बनती है वो कोई ठोस निर्णय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं ले पाती है। ये भी एक समस्या के रूप में है। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ इस सरकार के द्वारा LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति 1991 या नई आर्थिक अर्थव्यवस्था जब से हमने अपनाई तब से एक नई हम नीति लेकर आए हैं, लिबरलाइजेशन का मतलब पहले क्या होता था कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर 200 साल तक लगभग हमारे को उपनिवेश बनाकर रखा, तो हम ये डरते थे कि किसी भी विदेशी कंपनी को हम नहीं आने देंगे। तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमने किसी भी विदेशी कंपनी को यहाँ आने से प्रोहिबिटेड किया, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि कोई विदेशी कंपनी आकर हमारे यहाँ व्यापार करे। पर 1991 के बाद हमने लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति अपनाई है, जिसके तहत कोई भी विदेशी कंपनी आकर हमारे यहाँ व्यवसाय कर सकती है। इसके अलावा एक प्राइवेटाइजेशन, पहले सरकार का ज्यादा जोर ये होता था कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स सभी सरकारी सेक्टर में हो, बैंक सरकारी सेक्टर में हो, बड़े बड़े उद्योग सरकारी सेक्टर में हो, सारे पेट्रोल पंप सरकारी सेक्टर में हो, अधिकतर चीज सरकारी सेक्टर में होती थी। अब सरकार ने उसको चेंज किया है। नई अर्थव्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन यानी सरकार अपना जो अंश है वो धीरे धीरे बेच रही है, विनिवेश कर रही है। सरकार जो आर्थिक जो अपने उपक्रम है उनको प्राइवेट सेक्टर में दे रही है। अभी हाल ही में आया कि सरकार LIC में भी विनिवेश करने की प्रयास कर रही है। मारुति सुजुकी में सुजुकी जापानी कंपनी थी, मारुति हमारे यहाँ की कंपनी थी, उन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ। मारुति सरकार की कंपनी के रूप में था, सरकार ने उससे भी विनिवेश कर लिया। तो अब धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, जो भी सरकारी उपक्रम है उनको धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रही है, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। एक है ग्लोबलाइजेशन यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना और पूरे विश्व को एक देश, एक गांव के रूप में मानना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इस नीति पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में काम हो रहा है और इस नीति के तहत हमने कई प्रकार की विदेशी कंपनियों को छूटें प्रदान की है कि वो भारत में आए और अपना उपक्रम लगाए। इसके अलावा देखिए लगातार विदेशी ऋण का भार भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि 1951 से ही हमारे यहाँ विदेशी व्यापार विपक्ष में था। हमेशा हमारे आयात ज्यादा रहे, निर्यात हमारे कम रहे। तो ऐसी स्थिति में आयात निर्यात की खाई को पाटने के लिए हमको विदेशी ऋण लेना पड़ता था और लगातार ये ऋण हमारा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आयात निर्यात में खाई हमेशा चौड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा आयात बढ़ रहा है और जिस गति से हमारे आयात में वृद्धि हो रही है उस गति से हमारे निर्यात नहीं बढ़ पा रहे हैं, लिहाजा हमारा व्यापार घाटा बढ़ता चला जा रहा है। उस व्यापार घाटे की भरपाई के लिए हमको विदेशों से कर्ज लेना पड़ता है। कभी हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेते हैं, कभी हम वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते हैं, कभी हम सॉफ्ट लोन विंडो यानी सुलभ ऋण खिड़की से हम उधार लेते हैं, कभी हम भारत सहायता क्लब से उधार लेते हैं, कभी एशियन विकास बैंक से उधार लेते हैं, कभी हम जापान से उधार लेते हैं। तो हमारे यहाँ लगातार विदेशी ऋण बढ़ता जा रहा है। 2020 मार्च 2020 में भारत पर 5,500 ये देखिए 558.8 अरब डॉलर का विदेशी ऋण था। बीच में 1991 के आसपास तो ये स्थिति आई थी कि भारत को अपने लिए गए ऋण का ब्याज चुकाने के लिए भी नया ऋण लेना पड़ रहा था। और एक समय ऐसा आया जब हमारी राष्ट्रीय आय का 26% भाग विदेशी ऋण में चला जा रहा था। फिर हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नवीन नीति अपनाई, उससे भारी मात्रा में विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आई और अपने साथ में विदेशी मुद्रा लेकर आई। इस कारण से अब हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष है वो हमारे थोड़ा बड़ा है, विदेशी मुद्रा हमारे पास बड़ी है, तो अब ऋण का भार हमको इतना नहीं लगता है। इसके अलावा देखिए प्रजातंत्र, देश में प्रजातंत्र है, हर 5 साल में चुनाव कराने पड़ते हैं। कई बार स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो 3 साल में भी चुनाव कराने पड़ जाते हैं, कभी 2 साल में भी कराने पड़ जाते हैं, कभी 13 महीने में भी चुनाव कराने पड़ जाते हैं। तो एक बार
लोकसभा का चुनाव कराने में, अभी हाल ही की लोकसभा का चुनाव कराया तब 5,000 करोड़ रुपए तो चुनाव आयोग के द्वारा खर्च किए गए, और जो प्रत्याशियों ने खर्च किया वो तो बेहिसाब है। अगर अभी हम चुनाव कराएं तो लगभग 6 से 7 हजार करोड़ रुपए हमारे 545 एमपी को चुनने में खर्च होते हैं। फिर हमारे यहाँ कितने विधायक चुने जाते हैं, कितने हमारे यहाँ सरपंच चुने जाते हैं, कितने पंच चुने जाते हैं, कितने जिला परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, कितने पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, कितने नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के लिए चुनाव होते हैं। अब देखिए प्रजातंत्र का कितना भयंकर मूल्य हमको अदा करना पड़ता है। अरबों रुपए चुनाव पर खर्च किए जाते हैं, और इसकी वजह से जब ये पैसा मार्केट में आता है तो वह मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, वो कीमतों को बढ़ाता है, जिसको हम किसी हालत में रोक नहीं सकते। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ मानव विकास सूचकांक का बहुत निम्न स्तर है। आप देखें कि 189 देश में कुल विश्व में 189 कंट्री है जिनका मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। मानव विकास सूचकांक में एक तो औसत आयु को देखा जाता है, एक शिक्षा के स्तर को देखा जाता है, और इसके अलावा एक और मापदंड है जो औसत आयु, शिक्षा का स्तर और मिनिमम जो आवश्यकता है उसके बारे में है। तो हम 189 कंट्रीज में से 131 पर है, यानी मानव विकास सूचकांक में 130 देश हमसे आगे हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो हम 129 पर थे, यानी हमने 2 स्थान का और नुकसान लिया है मानव विकास सूचकांक में। इसका मतलब है हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर, औसत आयु, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर विश्व के 130 देशों से भी कमजोर है। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ एक और नई प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर सरकार आती है और वह कहती है हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, पर देखा जाता है तो बार बार सरकार बनने के साथ भ्रष्टाचार हमारे यहाँ घटने के स्थान पर बढ़ा ही है। तो भ्रष्टाचार को अगर हम देखें तो 180 देशों में से हमको 40 अंक मिले हैं, और 2019 में हम 86वें स्थान पर हैं। इसका मतलब 85 देश हमसे ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा ईमानदार हैं। पहले हमारा स्थान 80 था। आप 18 का देखें, 2018 का डाटा देखें तो 80 था, यानी 79 जो कंट्री थी वो हमसे अच्छे थे। भ्रष्टाचार के मामले में हम 80वें नंबर पर आते थे। नंबर 1 पर जो कंट्री ऑस्ट्रेलिया है उसमें बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं। जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ेगा आपका ग्रेड नीचे गिरता चला जाएगा। तो आप देखिए कि पहले हम 80वें स्थान पर थे 2018 में, और 2019 में हम 86 में आए हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की स्थिति बढ़ी है, हमारे यहाँ पारदर्शिता कम रही है। इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है। वर्तमान में विश्व की कोई भी कंपनी आकर भारत में अपना व्यवसाय कर सकती है, भारत की कोई भी कंपनी विदेश में जाकर व्यवसाय कर सकती है, यानी हम ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आई है। किसी समय हमारे यहाँ कार के नाम पर केवल एक मारुति हुआ करती थी, आपको आज देखिए किया की कार मिलेगी, हुंडई की कार मिलेगी, फोर्ड की आपको कार मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनियां आपको कार देती है। सिमिलरली आप एसी लेना चाहें, टीवी लेना चाहें, वॉशिंग मशीन लेना चाहें, फर्नीचर लेना चाहें, मोबाइल लेना चाहें, बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं। हर सेक्टर में विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वैश्वीकरण की ओर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ विदेशी कंपनी आ रही है। हमारे यहाँ की कंपनियां भी विदेशों में जा रही है। टाटा ने बहुत सारे अपने प्लांट बाहर लगाए हैं। इसी प्रकार से रिलायंस की कंपनी ने भी बहुत किया है। अडानी ग्रुप ने कई कोयले की खदानें खरीदी है। कई चीजें है वैश्वीकरण का मतलब पूरे विश्व को एक गांव की बात ही मानना। इसके अलावा सरकार अपने उपक्रमों में लगातार विनिवेश कर रही है। 1920 में सरकार के द्वारा 1.05 लाख करोड़ का विनिवेश करने का किया। इसी बजट में हमने ये बोला है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनको बेचा जाएगा, उनके शेयरों को बेचा जाएगा, LIC के शेयर को भी बेचा जाएगा। यानी सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है, जो भी सरकारी योजनाओं में या सरकार के जो उपक्रम है उनको धीरे धीरे वह निजी सेक्टर में दे रही है। इसके अलावा हम एक और बात कह सकते हैं कि हमारे यहाँ हिनाट प्रबंधन भी बहुत ज्यादा है। यानी लगातार सरकार के द्वारा खर्चा ज्यादा किया जा रहा है।
सरकार की इनकम कम होती है, तो उस डिफरेंस को बांटने के लिए सरकार नए नोट जारी कर देती है। तो अर्थव्यवस्था में नए नोटों की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जितना सरकार को घाटा होता है, सरकार के द्वारा उतने ही नए नोट जारी कर दिए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, मुद्रा की वैल्यू घटती चली जा रही है। और पहले हमारे यहाँ 10 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, आज 100 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मुद्रा बढ़ी, मुद्रा की वैल्यू घटती चली जा रही है। उसके बारे में हम कभी अलग से चर्चा करेंगे कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की वैल्यू में क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने ये जाना कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। कई बार इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भ्रष्टाचार के इंडेक्स में भारत का ग्लोबल इंडेक्स में कौन सा स्थान है, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, या भारत पर कुल विदेशी कर्जा कितना है, भारत में कितनी विदेशी कंपनियां आई है, आर्थिक असमानता की क्या स्थिति है। तो आर्थिक असमानता देखिए, हमारे यहाँ 1% टॉप लोगों के पास 24% इनकम है, और अगर 10% टॉपर को देखें तो 56% राष्ट्रीय आय उनके पास है। 0.01% जो धनिक लोग हैं उनकी हम बात करें तो उनके पास पॉपुलेशन का 50% जो पॉपुलेशन है उनके पास जितना धन नहीं है, उतना 0.1% लोगों के पास धन है। अर्थात देश में भारी मात्रा में आर्थिक असमानता है। जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत अधिक पैसा है, और जिसके पास नहीं है वो बहुत गरीब है, उसको खाने के लिए ही पैसा अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है। हमारे यहाँ कहते हैं कि एक धनिक जो है, एक पैसे वाले हैं, उसकी वाइफ 3 लाख रुपए की रोज 3 लाख रुपए के कप में चाय पीती है, और हमारे यहाँ 50% पॉपुलेशन के पास एक अच्छा बोर्न चाइना का कप भी अवेलेबल नहीं है, जो कि 10 रुपए में आता है। तो ये आर्थिक असमानता हमारे यहाँ है। किसी के पास जिमने के लिए नहीं है, और कुछ ने इतना जिम लिया कि उसको जिम जाना पड़ रहा है। तो ये हमने बात करी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य मुख्य क्या विशेषताएं हैं। मैं समझता हूं कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है, अगर इनमें से कुछ पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको ये वीडियो लाभ देगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।